नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पादप प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं विजेंद्र सिंह, विज्ञान अध्यापक, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसाड़ सोनीपत से। पादप प्रजनन, पहले आप जानें जनन क्या होता है। जनन सभी जीवों में एक गुण होता है, वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। जीवों के इस गुण को, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के गुण को जनन कहते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है मुख्यतः, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। ये अंतर होता है। इसमें पादपों में लैंगिक जनन बीज के द्वारा उत्पन्न होता है, बीज बनते हैं, और इसमें अलैंगिक जनन में बिना बीज के नए पौधे उगाए जाते हैं। लैंगिक जनन में बीज के द्वारा उगाए जाते हैं, अलैंगिक जनन में बिना बीज के पौधे उगाए जाते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन में। आप देखेंगे एक आगे होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली से पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। इनसे नया पौधा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट, आप ही कायिक प्रवर्धन के बाद आपने देखा होगा आलू में देखे, जैसे आपकी आंखें होती हैं, छोटी छोटी आंखें जहाँ मैं पेन रख रहा हूँ, और यहाँ से तो कुछ दिनों बाद आपके घर पर आलू उगा रहता है, पड़ा रहता है, तो उससे वहाँ सफ़ेद सफ़ेद कलिकाएँ निकल आती है, जैसे मैं पेन लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। ये हैं कलिकाएँ। ये किस कारण से होती हैं? इनके भी यहाँ से पौधे, नए पौधे का अंकुरण होता है। इसी प्रकार मैं आपको गन्ना दिखाता हूँ। गन्ने में जैसे मैंने पेन लगा रखा है, यहाँ पर स्याही से नज़दीक लाओ। ये और भी दिखाए, ये कलिकाएँ हैं, गन्ने की कलिकाएँ। इनसे जब आप गन्ने को मिट्टी में दाबते हैं या आलू को मिट्टी में दबाते हैं, तो इन कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है। इन्हें कायिक कलिकाएँ कहते हैं। इसी प्रकार गुलाब की भी तने में कलिकाएँ होती हैं, वहाँ से अगर उसको मिट्टी में दबाते हैं और पानी डालते हैं, तो उससे नए पौधे का जन्म होता है। इसी प्रकार इन्हें आँख कहते हैं। आँख, कलिकाएँ या आँख। पत्थर चट्टा या बायोफ्रेम का पौधा होता है, उसमें पत्ती के किनारों से, ये पत्ती है बायोफ्रेम की, इसके किनारों से नए अगर मिट्टी में डालते हैं या गिरा रहता है, तो ऐसा नया पौधा उग जाता है। ये भी कैक्टस का भी ऐसा ही होता है। कैक्टस में भी अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो उससे भी नए पौधे का जन्म होता है। आगे दूसरी विधि है इसकी, मुकुलन। ये मुकुलने यीस्ट के बारे में आपने पढ़ा है, ये केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। इसमें यीस्ट बहुत तेजी से कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा गुण वृद्धि कर जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है। इसको जैसे इसका चित्र होता है, अगर इसको आवश्यक परिस्थितियाँ मिल जाए तो ये पहले एक अंडाकार होता है, फिर इसे कलिका निकल जाती है, और ऐसे गुण करते करते और ये कलिकाएँ श्रृंखला बन जाती हैं, और ये कुछ समय पश्चात ये श्रृंखलाएँ बिखर जाती है, टूट कर बिखर जाती है, और उससे नए यीस्ट का जन्म होता है। और इसी कारण से बहुत जल्दी से वृद्धि करता है। इसके बाद है खंडन। आपने तालाब के पानी में या जलाशयों में हरे रंग के कुछ गुच्छे देखे होंगे तैरते हुए, ऐसे स्पाइरल वगैरह या शैवाल बोलते हैं। जब ये भी अलग अलग बड़ा होकर अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, खंडन वृद्धि करके टूट जाता है, खंडन हो जाता है, और ये बहुत जल्दी से वृद्धि करता है। शैवाल दो या अधिक गुणों में विकसित हो जाते हैं। ये खंड या टुकड़े जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। आगे बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कवक में होता है।
आपने डबल रोटी खाई होगी। कुछ समय पश्चात आप देखते होंगे डबल रोटी में कुछ हरे रंग के ब्राउन कलर के कुछ हल्के हल्के रुई सा जाल बन जाता है, वो बीजाणु का होता है। बीजाणु ऊंच ताप और निम्न आर्द्रता जैसी परिस्थितियों को में के कारण से एक आवरण होता है जो उनको झेल सकता है और वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। शुरू में ऐसा जाल बनता है, फिर टूट जाता है और बीजाणु वृद्धि बिखर जाते हैं और ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। बिखरने के बाद नए जीव का विकसित हो जाता है। मांस और फर्न जैसे पौधों में जनन का बीजाणु द्वारा होता है। आगे है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जैसा अभी मैंने बताया था, लैंगिक जनन के लिए हमें दो नर जनन अंग और मादा जनन अंग की आवश्यकता है। फूलों में के पुष्प के बाएं नर भाग को कहते हैं पुंकेसर और मादा भाग को कहते हैं स्त्री केसर। सरसों लैंगिक जनन पुष्प दो प्रकार का होता है, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है, यानी केवल जिन फूलों में केवल एक जनन होता है, स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिन कुछ फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फूल में होते हैं, उन्हें कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। ये एक लिंगी के उदाहरण है, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये द्विलिंगी के उदाहरण हैं। आप देखेंगे, आपने कई बार फूल तोड़े होंगे। फूल को आप तोड़ते हो, उसके बीच के भाग में ऐसी संरचना होती है, जैसे ये संरचना है। इसको ये ऊपर वाले भाग को कहेंगे हम परागकोश और नीचे को कहेंगे उतंतु। यहाँ और इसका ये पुंकेसर भाग है, ये स्त्री केसर भाग है। इस ऊपर वाले भाग को कहेंगे वर्तिकार्ग, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, ये इसका भाग है। मैं आपको फूल का चित्र दिखा। वैसे तो मेरे पास है ये केवल एक ही प्रकार का फूल है, इसको हम काट के दिखाएंगे आपको। कुछ फूलों में ये देखते हैं, ये काट, यहाँ बीज बनता है। इसमें गेंदे का फूल है, ये गेंदे में यहाँ पर बीज बनता है। इसके आप है ना, इसकी पंखुड़ी अलग करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाले भाग में यहाँ पर बीज बनता है। और अनुप्रस्थ काटेंगे तो ऐसा दिखाएगा। इस जिन भाग, चलो आगे पढ़ेंगे। पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जब जो नर युग्मों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकार, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक और अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन नर और मादा युग्मों के युग्मज को युग्मनज कहते हैं। नर जन कोशिका और मादा जन कोशिका का जब युग्मनज होता है, मिलते हैं तो उस कोशिका कहते युग्मनज कहते हैं, और युग्मनज से आगे बीज बनता है। परागण, परागण एक दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं और वे वायु अथवा जल द्वारा बाहर ले जा सकते हैं, और पुष्पों में बैठने वाले कीटों के शरीर में परागकण चिपक जाते हैं और कीट उसी भाग से अन्य पुष्प में बैठ जाते हैं और
पुष्प के वर्तिकार पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागणों के पराकोश से पुष्प के वर्तिकार पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकार पर गिरते हैं तो इसे सोप परागण कहते हैं। मैंने बताया था अभी आपको, पुष्प फूलों में नर भाग और मादा भाग, स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फूल में होते हैं। तो उनमें क्या होता है, बीच में होता है स्त्री केसर और पुंकेसर। तो उनके फूल हवा द्वारा, जब हवा चलती है तो परागण पराकोश पर गिर जाते हैं और ये इसके द्वारा वर्तिका तक, अंडाशय तक पहुँच जाते हैं और वह नरजन कोश का और मादा जन कोश का मिलकर युग्मनज बना देते हैं और बीज का निर्माण होता है। उस फूलों में एक स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग फूल होते हैं। उनका निषेचन कैसे होता है, कीटों द्वारा होता है, कुछ में हवा द्वारा होता है, पानी द्वारा। वर्तिकार के चिपचिपा भाग होता है। यहाँ जब भी कोई परागकण इसके ऊपर गिरता है तो चिपक जाता है। कीटों द्वारा कैसे होता है, कीट कोई भौरा या कीट किसी पुंकेसर से परागकण को अपने साथ चिपका के लाता है, पैरों से चिपक जाते हैं और वो जब वर्तिकार पर आकर बैठता है तो वो उससे वहाँ चिपक जाते हैं और वहाँ नरजनन कोशिका और मादाजन कोशिका का संलयन होता है और युग्मनज बनता है। इसी प्रकार हवा द्वारा भी उड़कर आ सकता है परागण और पानी द्वारा बह कर आ सकता है, जैसे इस चित्र में दिखा है। देखो ये फूल के बहुत सुंदर चित्र दिया है। वर्तिकार्ग है, परागण है। ये वर्तिकार्ग से अपने आप हवा तो चलती है तो यहाँ से, या कीट द्वारा भी यहाँ से पैर, कीट भौरा यहाँ बैठा, यहाँ से पैरों से चिपका परागण और वर्तिकार पर बैठने पर वहाँ छोड़ देता है और नरजन कोशिका और मादा जन कोशिका संलयन होता है। इस प्रकार यहाँ से भौरा उड़कर दूसरे फूल के वर्तिकार पर बैठ जा सकता है और वहाँ भी संलयन हो सकता है। अगर एक इसी प्रकार निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मों के युग्मनज या संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। अभी बताई थी। मादा जन कोशिका और नरजन कोशिका का युग्मनज या संयोग संलयन को हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाने में के लिए नर और मादा युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है और इस प्रक्रिया को संलयन, मादा जन कोशिका और नर जन कोशिका के संलयन को हम निषेचन कहते हैं की प्रक्रिया। युग्मनज भ्रूण से विकसित होता है। आगे है फल और बीज का विकास कहते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड के बीज के विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फूल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ कठोर होते हैं, बादाम और अखरोट। जैसे सेब में दिखा है, ये जब बीज बनता है तो गुदेदार फूल के बीच में बीज बनता है। बीज का प्रकीर्ण कहता है। प्रकृति में एक प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्ण का कारण होता है। ये कभी आपने देखा होगा, कभी आप चहलकदमी खेतों में या बाहर कहीं घूमने जाते हो, आपके कपड़ों से भी कुछ पौधे चिपक जाते हैं, वस्त्रों से फलों के बीज चिपके दिखाई देते हैं। वो बीज होते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप कहीं जहाँ कर उनको उतारते हैं या अपने आप गिर जाते हैं तो वो दूसरे स्थान पर है। तो इसी प्रकार बीजों का प्रकीर्ण पानी द्वारा, हवा द्वारा, जंतुओं द्वारा या मनुष्य द्वारा भी हो सकता है।
और उन परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति आने पर वो बीज उगकर नए पौधे का रूप ले लेते हैं। ये दिखाए है कुछ पौधों में के बीजों में पंख होते हैं, जैसे ये दिखा है शहीनजन, द्विफल और सूरजमुखी का रोमयुक्त फल और मदार आग का तो बहुत से बच्चों ने देखा, जो गुरु कुत्ता बोलते हैं उनसे बहुत से बच्चे। ये हवा द्वारा उड़कर ये इनके पंखें होती हैं, जब भी पक जाते हैं बीज बन जाता है वो अपने आप वहाँ पौधे को से अलग हो जाते हैं और वो हवा द्वारा उड़कर दूर चले जाते हैं, और जहाँ पे उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं वहाँ वो उगना शुरू कर देते हैं। इसके उदाहरण है यूरेना जेनेथिया का ये चित्र दिखाया गया है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ पड़ जाते हैं, उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं और बीज जनक पौधे के दूर जाकर गिरते हैं। और अरंड और वोल्सम के पादप एक ऐसा इसके उदाहरण हैं। हाँ, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, और मेरे इसे YouTube पर भी डालूंगा BSR टेक चैनल पर, आप इसे सब्सक्राइब, इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।